सो हमने H1 से लेके H6 ये 6 हेडिंग टैग, देन पैराग्राफ के लिए पी टैग और इमेज टैग, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर विड्थ हाइट एट्रीब्यूट लगा के एग्जाम्पल बनाए, अच्छा लगा देख के कि आप खुद से भी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और ये एटीट्यूड होना ही चाहिए। राइट, रवि बताएगा तब हम करेंगे, ऐसे नहीं। राइट, खुद से भी आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ चीजें करने का कोशिश हमेशा करना चाहिए। सो अभी तक 11 लोगों ने सिर्फ टास्क भेजे हैं, और ग्रुप पे हम 29 पीपल है, मतलब 2 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मतलब लास्ट सेशन तक 27 लोग थे, तो 16 पीपल्स ना, 16 लोगों का अभी भी होमवर्क नहीं है। ठीक है, सो आई कल तक सेंड कर दोगे आप। तो वेबसाइट में बहुत बार हम क्या करते हैं, लिस्ट भी बनाते हैं, लिस्ट भी दिखाते हैं। राइट, जैसे मान लो आप क्रिक बस की वेबसाइट पे गए, क्रिक बस पे इसको देखने के लिए हमेशा जाते हैं, क्रिकेट की मैच है तो वहां पे प्लेयर का लिस्ट होता है। राइट, एक के नीचे एक प्लेयर के क्या होते हैं, नाम्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट हम यूज करते हैं। राइट, मान लो फूड ब्लॉग है, फूड ब्लॉग की वेबसाइट है, तो वहां पे भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई रेसिपी बना रहे हो आप, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जरूरी होती है, तो उसकी भी क्या होती है, एक लिस्ट होती है। या फिर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। फ्लिपकार्ट में हमने मान लो कोई मोबाइल देख लिया, राइट, उसको क्लिक किया, तो राइट साइड में आपको इमेज दिखेगी, और सॉरी लेफ्ट साइड में इमेज होगी, राइट साइड में एक लिस्ट होती है उसकी स्पेसिफिकेशंस, है ना? मतलब रैम कितना है, रोम कितना है, डिस्प्ले कितना कौन सा है, राइट, प्रोसेसर कौन सा है, कलर क्या है, राइट, सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो स्पेसिफिकेशन की भी लिस्ट होती है। तो बहुत सारे लिस्ट हम यूज करते हैं। तो एचटीएमएल में लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, हम दोनों भी दिखेंगे। पहले मैं बनाता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट, यूएल, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड, एल फॉर लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्किल की क्या करता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, राइट, जो बेसिक स्किल सेट चाहिए एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। जे स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे स्किल सेट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्स, सैस। So these are the some basic building blocks. These are the some basic skill set, right, which required to become front end developer. ये सारे हम इन डिटेल्स इन डेप्थ स्टडी करने वाले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और इसको अनऑर्डर लिस्ट क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है, है ना? ऐसे कोई ऑर्डरिंग है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4, या फिर कैपिटल एबीसीडी, लोअर केस एबीसीडी, रोमन नंबर्स, कुछ ऑर्डरिंग है क्या? नहीं है। नहीं है ना, राइट, सिंपल लिस्ट बताया, और लिस्ट है इसलिए वहां पे उन्होंने क्या किया, उसको एक स्टाइल दिया है, जिसको कुछ लोग डिस्क कहते हैं, कुछ लोग बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डरिंग नहीं है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एबीसीडी, ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब मान लो इसके बाद हमें ऑर्डर लिस्ट करना है, राइट, मतलब ऑर्डरिंग चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, या फिर एबीसीडी चाहिए, लोअर केस एबीसीडी चाहिए, रोमन नंबर्स चाहिए, देवनागरी नंबर्स चाहिए। तो जैसे अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल है, वैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल है। ठीक है, तो मान लो, ठीक है, फ्रंट एंड कर लिया, अब हमें बैक एंड भी करना है। तो जावास्क्रिप्ट अच्छा है तो नोड.जेएस तो
आएगा ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। फिर एक्सप्रेस जेएस एपीआई क्रिएट करने के लिए होता है वो यूज, डेटाबेस हम करेंगे यूज MongoDB, नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, राइट। अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो उनको पता होगा, RDBMS पढ़ा होगा आपने। तो आपको एकेडमिक में रिलेशनल डेटाबेस पढ़ाया जाता है, एकेडमिक में शायद अभी तक नहीं आया है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक्सपीरियंस बढ़ गया, कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज AWS। तो देखो यहाँ पे भी हमने एक लिस्ट बनाई, अब इस लिस्ट में क्या हो रहा है, नंबरिंग है। नंबरिंग आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑर्डरिंग आ रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, ये पहला लिस्ट है, ये सेकंड मेंबर है लिस्ट का, ये थर्ड मेंबर है, ये फोर्थ मेंबर, इसलिए हम इसको कहेंगे कौन सा लिस्ट, ऑर्डरिंग लिस्ट। ऑर्डरिंग लिस्ट। ऑर्डरिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर पे हम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डरिंग का तरीका, और ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग का तरीका। इसको 1 2 3 की जगह ABCD, राइट, अल्फाबेट्स, कैपिटल, लोअर केस, रोमन नंबर्स, राइट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो हम कर सकते हैं, देखेंगे वो बाद में, देखेंगे धीरे धीरे। बस अभी क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन लेंगे, जितने हमें HTML एलिमेंट्स जरूरी है, राइट। वैसे अगर आप W3 स्कूल के ऊपर जाके देखोगे ना, तो अराउंड 120 प्लस HTML एलिमेंट्स है, कितने, राइट। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था, कब देखा था याद नहीं मुझे भी, 120 प्लस HTML एलिमेंट है, राइट। बट रोजमर्रा की जिंदगी में एज ए डेवलपर हम मैक्स टू मैक्स 20 HTML एलिमेंट्स ही क्या करते हैं, यूज। यूज करते हैं, 15 to 20 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब देखो मेरे को वीडियो चलाना है मेरे वेबसाइट में, राइट, तो उसके लिए वीडियो टैग है। मेरे को ऑडियो चलाना है तो उसके लिए ऑडियो टैग है। और पिछले 10 साल में मैंने वीडियो टैग 2 बार यूज किया ऐसे प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उससे ज्यादा उसका कुछ यूज हुआ नहीं, है ना। तो डेली यूज करने के लिए मैक्स टू मैक्स 15 से 20 HTML एलिमेंट काफी है, और हम वही उतने ही HTML एलिमेंट क्या करेंगे, स्टडी, राइट, बिना मतलब का टाइम पास नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे हर एक चीज का हम एग्जाम्पल लेंगे, मतलब वीडियो का भी एग्जाम्पल लेंगे, ऑडियो का एग्जाम्पल लेंगे, राइट, फाइल्स होते हैं फाइल्स का एग्जाम्पल लेंगे, राइट। तो ये हर जगह पे हमने प्लान करके रखा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कवर करेंगे हम, राइट। बट जो डेली यूज की जाती है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए HTML एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम उन्हीं HTML एलिमेंट का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो हमें पता चला कि 2 टाइप से हम लिस्ट बना सकते हैं, OL एंड यूवी। एंड UL, ठीक है। ओके, अब चाहे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, इसका एक अलग से सेशन होगा, और राहुल सर करके मेरे भाई है, वो भी आपको हेल्प करेंगे इसमें। तो देखो ऑप्शन आ रहे हैं A, लोअर केस ए, राइट, I ठीक है। तो मान लो A ले लिया मैंने, राइट। अब मेरे को पहले ये बताओ टाइप क्या है, यहाँ पे टाइप क्या है, ऑर्डर लिस्ट। Order list. Yeah, order number, which type of you have. देखो अल्ट क्या था, अल्ट टाइटल सोर्स एट्रीब्यूट, राइट। एट्रीब्यूट्स। तो टाइप भी क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट है ना। एट्रीब्यूट। देखो बेसिकली ये टाइप क्या कर रहा है, ब्राउजर को बता रहा है कि भाई मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है, बट ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर कौन से टाइप का चाहिए मुझे, अल्फाबेट टाइप का, अल्फाबेट। और वो भी कौन से, कैपिटल वाले, राइट, अपर केस, ठीक है। सेव नहीं किया शायद मैंने, ठीक है मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो
ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, अल्ट, टाइटल, सोर्स या फिर टाइप, दिस ऑल आर Attributes. 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 तो अल्ट कॉमा टाइटल कॉमा एसआरसी कॉमा इमेज लिखा है, इसलिए अल्ट पिक्चर में नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स डिस्कस किया आज। These all are attributes, right? Attributes मतलब definition क्या है? Which gives Some information. some information, HTML element to browser. right? Some metadata, right? कुछ लोग यहाँ पे इसको some metadata कहते हैं। अब metadata कंफ्यूज हो रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, some information of HTML element to To give the browser. browser। ठीक है, जैसे कि ये इमेज के ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट है, तो ये क्या बता रहा है कि भाई अगर इमेज लोड नहीं हो रहा है तो ये मैसेज बता देना, ये इमेज कॉपी का इमेज था, राइट। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है कि जब भी आप इस इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाओगे, माउस लेके जाओगे, तो ये एक पॉपअप दिखाएगा कुछ इंफॉर्मेशन। वैसे ही सर्च एट्रीब्यूट क्या करता है कि कौन सा इमेज दिखाना है उसका क्या बताएगा, वो फिर सोर्स दिखाता है। सोर्स दिखाएगा, सोर्स बताएगा। वैसे ऑर्डर लिस्ट में, राइट, अनऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑर्डर में अगर आपको ऑर्डरिंग चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है 1 2 3 4 देता है, ठीक है, ओके। सो हम ऑर्डर बदल सकते हैं, कैसे? बाय यूजिंग व्हिच एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट Type. टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है इसके पास? अल्फाबेट से बाद में रो One है। रोमन नंबर्स, रोमन ही कहते हैं ना इसको। Yes. Yes. अब ये जो मैंने लिखा है ना, इसको कहते हैं कमेंट्स, इसको कहते हैं कमेंट्स, राइट। मतलब मुझे यहाँ पे कुछ नोट्स निकालने थे या मेरे को कुछ लिखना था जो सिर्फ डेवलपर लोगों के लिए, यूआई के ऊपर मुझे ये दिखना नहीं है, राइट। मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है, मैंने क्या लिखा, अल्ट, टाइटल, सोर्स, टाइप आर द attributes, right? Attributes का मतलब which gives some information of HTML element to the browser, ठीक है। बट ये जो मैंने पूरा लिखा है स्टेटमेंट, ये सिर्फ हम हमारे लिए था, डेवलपर लोगों के लिए था, ये ब्राउजर पे दिखाना नहीं था, तो इसलिए हमने इसको कर दिया कमेंट। मतलब जो कोड आप ब्राउजर पे दिखाना नहीं चाहते, राइट, दिख रहा है क्या वो कमेंट? नहीं दिख नहीं। रहा है, तो इसको कहते हैं कमेंट। अगर ये मैंने हटा दिया ना तो ये ब्राउजर पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो जो चीज आपको ब्राउजर पे नहीं दिखानी उसको आप कमेंट करके रख सकते हो। तो एचटीएमएल में कमेंट कैसे करेंगे? ये एंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, 2 बार हाइफन, स्पेस देके फिर आपको जो भी मैसेज लिखना है मैसेज डाल दो, फिर उसके बाद एंड करते वक्त वापस 2 बार हाइफन एंड एंगल ब्रैकेट। बट कौन सा, ये कौन सा है? Closing. ग्रेटर देन वाला कहते हैं ना इसको, ये लेस देन वाला, ये ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो हमने यूएल ओएल भी देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें बहुत बार क्या करना पड़ता है कि हम एक पेज के ऊपर से दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं, या फिर एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर, है ना, किसी बटन को, किसी टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद क्या होता है? दूसरे पेज पे जाता है। सो एक पेज से ऊपर से दूसरे पेज के हम ऊपर रीडायरेक्ट करते हैं किसी टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद,
या फिर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर हम क्या करते हैं, कभी कभी रिडायरेक्ट होते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। उसके लिए यूज करते हैं एंकर टैग। और मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू गूगल। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? टेक्स्ट गो टू गूगल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। राइट, दिख तो रहा है गो टू गूगल, पर इसको क्लिक करने पर गूगल के बाद ऊपर जा रहा है क्या? हम ना, मैं नहीं। इसको क्लिक कर रहा हूँ, नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। टेक्स्ट किसके लिए है? जो बंदा आके ये वेबसाइट ओपन करेगा उसके लिए क्या है? ये टेक्स्ट है। राइट, बट इसको क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट जाके यहाँ पे गूगल का वेबसाइट आना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हमें देनी है किसको? ब्राउजर को। राइट, है ना? ये google.com है। ठीक है, तो हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि भाई इसको कहते हैं एंकर टैग। ठीक है, इसको कहते हैं एंकर टैग। तो एंकर टैग का काम क्या होता है? एक पेज के ऊपर से दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना, या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करना। राइट, अब ये हमारा वेबसाइट है। हमारे वेबसाइट का अभी नाम क्या है? HTML एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये एंकर टैग को क्लिक करने के बाद हमें लेके जाना है कौन से वेबसाइट के ऊपर? गूगल के। गूगल वेबसाइट के ऊपर, है ना? गूगल बाबा के पास लेके जाना। तो हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा ना कि भाई जब यूजर आके इस एंकर टैग को क्लिक करेगा तो आप इसको लेके जाओ कहाँ पे? गूगल पे। बट किसी HTML एलिमेंट की इंफॉर्मेशन अगर ब्राउजर को देनी है तो किसके थ्रू देते हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के थ्रू। राइट, किसी भी HTML एलिमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हमें देना है किसको? ब्राउजर को। तो वो हमेशा हम देते हैं बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे HREF, और इस HREF में डालेंगे हम उस वेबसाइट का नाम जिसके ऊपर हमें रिडायरेक्ट करना है। मतलब यूजर आके इसको क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद हमें कहाँ पे लेके जाना है यूजर को? गूगल गूगल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HREF में डाल दिया गूगल का लिंक। राइट, अब आते हैं यहाँ पे। सर href म्हणजे हायपरलिंक रेफरन्स ना? करेक्ट करेक्ट, हाइपरलिंक रेफरेंस। बेसिकली वो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। ठीक, सो अब देखो मैं गो टू गूगल इसको क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक नहीं किया अभी। राइट, बट क्लिक करने से पहले देखो हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि इसको क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे जाए। आप ना यहाँ पे ध्यान देना। जब मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा ना इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे ध्यान दो। आपको क्या दिख रहा है? बताओ मुझे, क्या दिख रहा है? लिंक दिख रही है। लिंक दिख रहा है ना? किसका लिंक दिख रहा है? गूगल का। गूगल। गूगल का दिख रहा है। राइट, वही लिंक दिख रहा है जो हमने यहाँ पे किस में डाला है? HREF में डाला है। राइट, तो यस। आप किसी टेक्स्ट के ऊपर रिडायरेक्ट होने वाले हो तो वो आपको पहले ही बता देता है कि आप इसको अगर क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट होगे किसके ऊपर? गूगल के ऊपर। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो हमारा वेबसाइट चला गया। और कौन सा वेबसाइट आ गया? गूगल। गूगल का वेबसाइट आ गया। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, पर देखो Yes. हमेशा क्या होना चाहिए कि हम जिस वेबसाइट के ऊपर है ना, हमारा वेबसाइट कभी भी आउट ऑफ साइट नहीं होना चाहिए। राइट, है ना? आपको मान लो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ है प्रयोजन ऐसा कि आपको देना ही है। राइट, इसके क्लिक के ऊपर किसी और वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो अब ठीक है, आप गूगल के ऊपर रिडायरेक्ट करो, बट गूगल के ऊपर रिडायरेक्ट करने के लिए हम हमारा वेबसाइट हाइड नहीं। राइट, क्यों? क्योंकि वेबसाइट मतलब एक मार्केटिंग है, और मार्केटिंग में क्या कहा जाता है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। राइट, इसलिए तो बहुत सारे टीवी पे क्या चलते रहते हैं, है ना? इतना करोड़ों और रुपयों में खर्चा होकर एडवर्टाइज चलते रहते हैं। राइट, तो हमारा वेबसाइट अगर हट रहा है तो यूजर वापस यहाँ पे आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर। राइट, मैंने इसको क्लिक किया, मैं किसी और पेज के ऊपर गया। राइट, फिर यहाँ पे और एक लिंक मिला, मैं और किसी और पेज के ऊपर गया।
तो सिर्फ 10% ही यूजर है जो वापस हमारे वेबसाइट के ऊपर आएंगे, राइट। 90% यूजर्स नहीं आते, राइट। मैंने आज यूट्यूब ओपन किया तो मैंने कहा कि चलो, रवि ने तो रिकॉर्डिंग सेंड नहीं किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हम किसी और का देख लेते हैं। HTML एलिमेंट्स मैंने सर्च किया, 10 मिनट देख लिया, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ते मुझे नीचे मान लो अब कोई कॉमेडी शो दिख रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन का, उसको क्लिक किया। फिर उसके बाद और कोई मूवी का रिव्यू आया है, उसको क्लिक किया। उसके बाद और कुछ ऑप्शन मिला। ऐसे करते करते हमारा HTML कहीं पे छूट जाता है और हमारे 2-3 घंटे का ऐसे वेस्ट हो गया, हमें पता भी नहीं चलता, राइट। ठीक है, काम की बात करते हैं। तो काम की बात क्या है कि जब भी आप अपने वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे रहे हो, तो दैट वेबसाइट मस्ट बी ओपन इन न्यू टैब। मतलब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे ओपन होना चाहिए? साइड वाले टैब में, ताकि यूजर के सामने अभी भी हमारा टैब क्या है, राइट। मैं जैसे ही गूगल को क्लिक करूंगा तो अभी गूगल कहाँ पे ओपन हो रहा है? इसको टैब कहते हैं। अभी ये टैब में किसका वेबसाइट ओपन है? HTML element. HTML एलिमेंट, मतलब हमारा वेबसाइट ओपन है। अब मैंने इसको क्लिक किया तो हमारा वेबसाइट चला गया टैब से, और टैब के अंदर किसका वेबसाइट आ गया? गूगल का। गूगल का। ठीक है। तो हमेशा ये ट्राई करते रहना कि जब भी आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी और का वेबसाइट ओपन कर रहे हो, राइट, ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी, तो दैट वेबसाइट शुड बी ओपन इन न्यू टैब, अनदर नए टैब, न्यू टैब, नए टैब में और ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? यस, इसको पता है? टारगेट एट्रीब्यूट यूज करना है। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टारगेट, और उसमें लेते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? अब यूज टारगेट, राइट। देखो यहाँ पे जो भी चीजें आती है ना, जो ये अपना HTML एलिमेंट का ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग में कुछ कीवर्ड है, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद डबल कोट या सिंगल कोट में कुछ वैल्यू है। इट मींस दैट मस्ट बी अ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ पे आएंगे? ओपनिंग टैग में ही आएंगे, राइट। और एट्रीब्यूट कैसे होंगे? एट्रीब्यूट नेम, राइट। एट्रीब्यूट लिखने का कैसा तरीका है, राइट। ये ओपनिंग टैग, इसके बाद ये कंटेंट, इसके बाद क्लोजिंग टैग। ठीक है, हम इस तरह से क्या करते हैं? हमारे HTML एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर इट्स, राइट। और इस हिसाब से टारगेट भी क्या होना चाहिए? टारगेट भी क्या है? एट्रीब्यूट है। और देखो एट्रीब्यूट है, इसका दूसरा प्रूफ क्या है? कि ये ब्राउजर को बता रहा है, क्या बता रहा है? कि भाई अगर कोई यूजर आके इस गूगल को क्लिक करता है तो हमें गूगल वेबसाइट ओपन करना है, बट इन New tab. न्यू टैब। ठीक है, हमारा गूगल का वेबसाइट कहाँ पे ओपन हुआ? इन न्यू टैब। New tab. ठीक है, तो ये इस तरह से हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक HTML एलिमेंट है, राइट। इसके बाद भी और भी हम कुछ HTML एलिमेंट पढ़ेंगे, बट एक स्टार्ट करने के लिए हमें इतने HTML एलिमेंट का पता होना जरूरी है। हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, राइट, लिस्ट एंड एंकर टैग। अब देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। गो टू, है ना, सब लोग अभी यही वेबसाइट फॉलो करते हैं, राइट, बिगिनर लेवल पे, ठीक है, राइट। तो देखो मैंने W3 स्कूल लिखा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम लोग को ये और एक वेबसाइट है, राइट। जैसे कि हमने एक वेबसाइट हमेशा फॉलो करनी चाहिए मेरी, ओके, medium.com। तो इस पे अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाते वक्त ये आपको
कुछ पूछेगा क्वेश्चंस, राइट? मतलब कौन से टॉपिक्स आपको पसंद, जैसे मैथ्स है, एंगुलर है, फ्रीलांसिंग, एजुकेशन, टाइपस्क्रिप्ट, आरएक्सजेएक्स, जावास्क्रिप्ट, राइट? तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है। तो मैंने जितने भी वेब से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सारे लिए। मेरे को थोड़ा सा मैथमेटिक्स पसंद है तो मैंने मैथमेटिक्स भी लिया, राइट? फ्रीलांसिंग की भी काम करते हैं हम तो थोड़ा बहुत, तो वो भी ले लिए, राइट? तो ये टॉपिक्स सेलेक्ट करना, सारे टॉपिक्स मत सेलेक्ट करना, अपने काम से रिलेटेड टॉपिक्स सेलेक्ट, और फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा, डेली आपको ऐसे ब्लॉग्स पढ़ने को मिलेंगे, नए नए ब्लॉग्स, राइट? यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती है वेब के ऊपर, राइट? उनका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो यहाँ पे वो ब्लॉग्स के थ्रू आपको बताते हैं जो भी नए चेंजेस आते हैं। तो दिन में कम से कम 3 ब्लॉग्स तो पढ़ने चाहिए मीडियम के ऊपर, राइट? और ये अभी के लिए नहीं है, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ये प्रोसेस कम से कम 4 साल चलना चाहिए। हम डेवलपर बन भी गए, 7 महीने के बाद हम डेवलपर बन गए, जॉब भी मिल गया, तो लर्निंग खत्म नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपके करियर के 3 साल, स्टार्ट के 3 साल लर्निंग नहीं छोड़ना है, अदरवाइज फिर करियर लंबा नहीं चलेगा, या लंबा चला भी तो जैसा चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे मीडियम का भी दे दिया है आपको ऑप्शन, ओके। उसके बाद W3 स्कूल तो आपको पता है, राइट? और एक वेबसाइट है बहुत ही बढ़िया है, मैंने ये सारी चीजें फॉलो की है खुद से, क्योंकि मैंने सब चीजें फ्री कोड कैंप पे ऊपर भी पढ़ा है मैंने बहुत सारा, मैंने बहुत मतलब सारी चीजें मैंने खुद से पढ़ी है, राइट? तो मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ी है चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो फ्री कोड कैंप करके भी एक वेबसाइट है, वो भी फॉलो कर सकते हो। बिगिनर लेवल पे ये W3 स्कूल और फ्री कोड कैंप अच्छे हैं। हम जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि और कौन सी वेबसाइट हमने फॉलो करनी है, राइट? यूट्यूब फॉलो करना है तो वो भी मैं बताऊंगा। कोई भी हिंदी चैनल फॉलो मत करना, राइट? जावास्क्रिप्ट के लिए एटलीस्ट। तो देखो, मतलब ये मैंने ये 3 एंकर टैग क्यों डाले, क्योंकि एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, आपने ऑब्जर्व किया नहीं मुझे पता नहीं। देखो हमने यहाँ पे 6 हेडिंग लिखे हैं, राइट? बट हर एक हेडिंग क्या हो रहा है, आगे जगह होते हुए भी बहुत सारा स्पेस खाली है ना यहाँ पे, हाँ, यस। राइट? बहुत सारा स्पेस खाली है, फिर भी क्या हो रहा है, वो हेडिंग इज न्यू ऑलमोस्ट लाइन, स्टार्टेड, न्यू लाइन पे हाइट जा रहा है, चेंज हो रही है। राइट? हेडिंग क्या हो रहा है, अपने आप नई लाइन पे जा रहा है, ठीक है? ओके, ठीक है, होगा HTML एलिमेंट्स का ऐसा भी, और हमने सोचा होगा। बट भाई यहाँ पे तो 3 एंकर टैग डाले, और 3 एंकर टैग क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ एक ही लाइन एक ही में। लाइन में आ रहे हैं, है ना? साइड बाय साइड आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है? ओके, क्या प्रॉब्लम है देख लेंगे। तो HTML एलिमेंट का यहीं पे नहीं खत्म हुआ, बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद HTML एलिमेंट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉक्स मॉडल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक नया HTML एलिमेंट आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है? राइट, उसको हम कहते हैं डिव। क्या कहते हैं, डिव। डिव मतलब डिवीजन, राइट? जैसे कि अब हम वेबसाइट बना रहे हैं, राइट? तो वेबसाइट बना रहे हैं मतलब हम ऐसे ही वेबसाइट नहीं बनाते, कोई डिजाइनर होगा वो आपको क्या करके देगा, प्लान करके देगा ना चीजें, राइट? वो बताएगा कि भाई यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर यहाँ पे लोगो चाहिए, यहाँ पे लिंक्स चाहिए, राइट? होम पेज, अबाउट अस पेज, गैलरी पेज, राइट? कॉन्टेक्ट अस पेज। उसके बाद एक अच्छा सा इमेज चाहिए यहाँ पे, राइट? उसके बाद यहाँ पे कुछ अबाउट अस, है ना? मतलब ये जिस चीज का वेबसाइट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, उसका एक छोटा सा इमेज, राइट? देन ये प्रोडक्ट जिन लोगों ने परचेस किया है, राइट? मान लो ये कोर्स ही है हमारा, तो जिन लोगों ने ये कोर्स किया है कंप्लीट, राइट? तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसका हमने क्या किया है, यहाँ पे छोटे छोटे थंबनेल्स बनाए, मतलब उन स्टूडेंट की इमेजेस है, उनके नाम है, और उसके नीचे उन्होंने जो भी फीडबैक दिया है वो। और एंड में क्या होगा, फुटर, मतलब यहाँ पे मे भी
एड्रेस हो सकता है, मैप हो सकता है, छोटा सा फॉर्म हो सकता है कॉन्टैक्ट करने के लिए। सोशल नेटवर्किंग क्या हो सकते हैं? नेटवर्किंग साइट के क्या हो सकते हैं? लिंक्स हो सकते हैं ना वहां पे, ठीक है। तो एक वेबसाइट के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। यस या नो? ये मान लो हमारा वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट में हमने सबसे पहले क्या कहा कि हमारे क्या होगा, यहाँ पे एक हीडर होगा, जिसमें यहाँ पे क्या होगा, लोगो, और यहाँ पे वेबसाइट के अलग अलग पेजेस, मतलब होम पेज होगा, अबाउट अस पेज होगा, या फिर कॉन्टेक्ट का पेज होगा, ठीक है। उसके बाद इस पेज पे और एक सेक्शन है, वहां पे क्या है, एक बैनर इमेज है, राइट। देन इसके बाद हमने क्या किया है, जिन लोगों ने ये फिर मतलब कोर्स लिया है, उनके हमने यहाँ पे क्या किया है, फोटो डाले हैं, फीडबैक फॉर्म, राइट। देखिए हमने फीडबैक लिया, उनके इमेजेस फीडबैक है, राइट। और एंड में यहाँ पे क्या है, फुटर है, राइट। तो यहाँ पे एड्रेस, सोशल नेटवर्किंग साइट के लिंक्स, फॉर्म, राइट, ये सारी चीजें होगी, जिसको हम कहेंगे फुटर, ठीक है। तो मतलब एक वेबसाइट का एक पेज है, बट यहाँ पे कितने सेक्शन है इसके, एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, और ये एक पेज के और कितने यहाँ पे, 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन। राइट। चार मतलब section। एक पेज को, राइट, अब देखो ना, सेक्शन कहा हमने, ठीक है। एक पेज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। डिवाइड है ना, डिवाइड मतलब डिवीजन। और ये जो डिव है, ये क्या करके देता है आपको, ये जो हमारे रिक्वायरमेंट है ना, अलग अलग सेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सेक्शंस, इसको हम अलग अलग डिवीजन भी कह सकते हैं ना, राइट। तो ये अलग अलग जो डिविजन्स है, ये डिविजन्स हमें कौन बना के देगा, डिव बना के देगा, ठीक है। अब अभी तो हम सेक्शंस वगैरह नहीं बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब ये डिवीजन को ना मुझे थोड़ा सा सीएसएस देना है, राइट। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीएसएस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी हमें, ठीक है। तो मैं सीएसएस कैसे लिखता हूँ, राइट। मुझे ये ड्यू को ना हाइट देना है, इस ड्यू को मुझे विड्थ देना है, इस ड्यू को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, और इस ड्यू को मुझे बॉर्डर भी देना है, ठीक है। क्या क्या अप्लाई करना है, बॉर्डर, कलर, हाइट, Height। हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ, ठीक है। तो हम हेड में जाएंगे, हेड में मैं और एक एचटीएमएल एलिमेंट यूज करता हूँ, स्टाइल करके, ठीक है। हम हेड में जाएंगे, हेड में और एक एचटीएमएल एलिमेंट ऐड करेंगे, और देखो हमें सीएसएस किसको देना है, Div। डिव को। तो यहाँ पे लिखेंगे डिव, करेक्ट ना। सीएसएस मतलब क्या है, रंग रंगोटी, मेकअप, राइट। कलर अप्लाई करना है, कुछ ऐसे ही करना है। होली का दिन है, आपका फ्रेंड छुप के बैठा है रूम में, उसको कलर लगाना है, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको पकड़ना पड़ेगा ना, रूम के बाहर निकालना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको रंग लगा सकते। कलर लगा सकते हैं, राइट। तो वैसे ही आप इसको सीएसएस अप्लाई करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी पकड़ना पड़ेगा, कहाँ पे, किसके अंदर, स्टाइल में। स्टाइल के अंदर, स्टाइल। राइट। तो हमने लिख दिया नाम, हमने कहा स्टाइल को, किसको पकड़ो जाके, Div को। ड्यू को पकड़ो, ठीक है। ड्यू को पकड़ लिया उसने। अब चलो स्टार्ट करते हैं सीएसएस। बहुत ही सिंपल है, विड्थ अप्लाई करना है 300 पिक्सल, हाइट अप्लाई करना है, हाइट 300 पिक्सल। अब बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, राइट। तो जब भी हम सीएसएस अप्लाई करते हैं ना, तो सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम जिस एचटीएमएल एलिमेंट को सीएसएस अप्लाई करना है उसको करेंगे सेलेक्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, राइट, बाय यूजिंग div। div क्या है, div इज अ डिवीजन। करेक्ट है, डिवीजन है। बट यहाँ पे div मतलब क्या है, टैग नेम, है ना, टैग। कल ही पढ़ा था हमने, राइट। स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसके बीच में कंटेंट,
सारा मिलके क्या बन जाता है? HTML element. HTML एलिमेंट। HTML element. ठीक है, ओके। और ये होता है CSS प्रॉपर्टी, राइट। जिस भी HTML एलिमेंट को हमें CSS अप्लाई करना है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, राइट, है ना, कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं हम? CSS की जो हमें CSS, property. हाँ, तो जो CSS अप्लाई करना है उसका नाम होता है, राइट। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर करके अपने को ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो हम CSS कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? सेलेक्टर, सेलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस, राइट। ये जो हमने लिखा है ना, ड्यू इज अ टैग, इस टैग नेम का यूज करके हमने क्या किया है, इस HTML एलिमेंट को क्या किया है, यहाँ पे Select किए. सेलेक्ट किया है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर कुछ CSS अप्लाई करना है, तो उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर CSS प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उसकी, Right. तो हमें ये ड्यू को क्या अप्लाई करना था, विड्थ अप्लाई करना था। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, विड्थ ही है, राइट। कितना सिंपल है। कितना विड्थ अप्लाई करना था, 300 पिक्सल। 300 pixel. इस ड्यू को हाइट भी अप्लाई करना था, तो हाइट अप्लाई करने के लिए CSS में क्या नाम है उसका, Height. हाइट ही है। तो कितना हाइट अप्लाई करना है, 300. 300 पिक्सल, राइट। अब यहाँ पे हमने उसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना था, तो मैंने बैकग्राउंड कलर ही, देखो मतलब जो इंग्लिश में नाम है ना वही CSS प्रॉपर्टी, राइट। हमने क्या कहा, ड्यू को हमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, राइट। CSS प्रॉपर्टी का भी नाम क्या निकला, बैकग्राउंड कलर, राइट। ठीक है, चेक करते हैं ब्राउजर के ऊपर जाके सब सही में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, वर्क तो हो रहा है, बट ये हाइट अप्लाई नहीं हुआ, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। मे बी मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा कुछ, राइट। हाइट 300 पिक्सल, क्या गलत हो गया, हम्म तो करेक्ट है। हम करते कंटेंट हटा देते, स्ट्रेंज है। ठीक है, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट भी किया है, क्लोज भी किया है, ओके। तो इस तरह से हमने इसको CSS दे दिया, राइट। अब इसको एक बॉर्डर भी अप्लाई करते हैं, बॉर्डर, राइट। अब बॉर्डर अप्लाई करने के लिए देखो बॉर्डर के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। मतलब बॉर्डर का क्या होता है, सबसे पहले कलर होगा, राइट। तो बॉर्डर का कलर मतलब मान लो मैं यूज करना चाहता हूँ ब्लैक, ठीक है। बॉर्डर का कलर हमने क्या किया, सिलेक्ट ब्लैक, ओके। देन बॉर्डर का थिकनेस भी होता है ना, बॉर्डर का क्या होता है, थिकनेस भी होता है, उसको हम कहते हैं बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ मैंने दे दिया यहाँ पे कितना, 3 3 pixel. पिक्सल, 3 पिक्सल, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, CSS भी अप्लाई नहीं हो रहा है।
अब लग रहा है बस बाद में फिट बढ़ रहा है। ठीक है, इसको बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर कलर ब्लैक। उसके बाद बॉर्डर की विड्थ भी होती है, बॉर्डर विड्थ, मान लो इसको हमने 3 पिक्सल का बॉर्डर विड्थ दे दिया। ठीक है, और उसके बाद होता है बॉर्डर स्टाइल। तो हम यहाँ पे दे देंगे इसको बॉर्डर स्टाइल, वो दे दिया हमने सॉलिड। ठीक है, तो देखो ये बॉर्डर हो गया क्रिएट। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं, है ना, ये ब्राउजर का कुछ इश्यू है। काम करता हूँ मैं कोई दूसरा यूज करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे सही दिख रहा है, कुछ ब्राउजर का इश्यू है वहां पे। ओके, तो हमने जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई की वो प्रॉपर्टी यहाँ पे सही दिख रही है, राइट। हमने क्या किया, ड्यू को विड्थ दे दिया 300 पिक्सल दिख रहा है, हाइट दे दिया, देन बैकग्राउंड कलर दे दिया है, राइट। बॉर्डर का कलर क्या दिया हमने, ब्लैक। बॉर्डर का विड्थ कितना दिया, 3 पिक्सल। बॉर्डर का स्टाइल क्या दिया है, सॉलिड। ठीक है, ओके। ये कुछ स्क्रिप्ट से अपने आप ही रन हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। जैसे कि अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सीएसएस कैसे अप्लाई करें हम, Yes. राइट। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दे रहा हूँ इसको। जैसे कि मैं पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, राइट। और उसके बाद मैं और एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं पेज को, राइट। तो देखो जैसे मैंने पैडिंग दिया ना, बॉर्डर और ये कंटेंट के बीच में क्या हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। स्पेस देखो मैंने ये पैडिंग यहाँ से अनसेलेक्ट कर दिया, राइट। हम यहाँ से भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं टेम्पररी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर भी हटा देता हूँ इसका। ओके, तो देखो ये हमारा ड्यू, ये इसका बॉर्डर है और ये कंटेंट है। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या हो रहा है, अभी स्पेस बन रहा है, Yes. राइट। और ये स्पेस क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ पैडिंग। ये पैडिंग मैंने हटा दिया, देखो कंटेंट कहाँ पे गया, बॉर्डर बॉर्डर को, है ना, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस नहीं है, राइट। तो इसको हम कहते हैं पैडिंग, राइट। अब देखो ये बॉर्डर के बाहर भी स्पेस दिख रहा है ना, ये ऊपर से राइट से, राइट, स्पेस दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, मार्जिन। मार्जिन की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिंग्स होती है जो हमें समझ में आना जरूरी है, राइट। और इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल, राइट। और उसको समझने के लिए आप ये एक जो लेजेंड है, इसको कहते हैं लेजेंड, इसका यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये सारे सीएसएस प्रॉपर्टी क्या करता हूँ, हटा के रखता हूँ। सिर्फ हम इसको हाइट और विड्थ देते हैं और इसको रिफ्रेश करो एक बार, राइट। अब यहाँ पे हमारा ड्यू है, ठीक है, ड्यू है, बट हमने सारी सीएसएस प्रॉपर्टी हटा दी उससे। अब लेजेंड में जाके देखो, लेजेंड में क्या कर रहा है वो, हाइट और विड्थ कितना है, 300 पिक्सल। ठीक है, तो ये हाइट एंड विड्थ 300 बाय 300, राइट, हमने दिया है इसलिए अप्लाई हो गया। पैडिंग कितना है, 20 पिक्सल। नहीं ना, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो, नहीं हाँ, राइट, हाइफन दिख रहा है क्योंकि मैंने हटाया ना अभी,
राइट। तो Okay. पैडिंग नहीं दिख रहा है, बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है, नहीं मार्जिन भी Margin नहीं भी दिख रहा है। ठीक है, अब वापस डाल देते हैं सारी प्रॉपर्टीज और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आओ, राइट, देखो वापस सारी चीजें आ गई। ये आपका कंटेंट कितने का है? 300 बाय 300। 300. और बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? Padding. पैडिंग। तो देखो टॉप से 20, राइट से 20, बॉटम से 20 और लेफ्ट से 20. 20। चारों तरफ से कितने पिक्सल का पैडिंग अप्लाई हुआ है? 20. राइट। फिर पैडिंग के बाहर होता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर होता है मार्जिन। तो टॉप से 21, राइट से 20, बॉटम से 20 और लेफ्ट से 20. 20, है ना। चारों तरफ से 20 पिक्सल का क्या हुआ है? मार्जिन अप्लाई हुआ है, राइट। बट हमने तो यहाँ पे क्या लिखा है? पैडिंग एक ही बार लिखा है, मार्जिन भी एक ही बार लिखा है। तो ये शॉर्टकट होता है किस चीज का? एक्चुअल में पैडिंग कैसे लिखना पड़ता है? पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, पैडिंग टॉप के बाद क्या आता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Right. राइट। RSS. उसके बाद Padding bottom. left. Padding left. ठीक है। तो ये जो 4 लाइन में मैंने सीएसएस लिखा है ना, इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं इस तरह से। इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, देखो कुछ चेंज हो रहा है क्या अभी? नहीं। अब मैंने मार्जिन एक ही बार लिखा है, देखो मैंने 4 बार लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैंने रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने 4 बार लिखा है, बट मैंने मार्जिन कितनी बार लिखा है? एक ही बार लिखा है। तो ये ट्रायंगल है, इसको कोलैप्स करो। देखो टॉप को कितना अप्लाई किया मार्जिन? 20. 20, राइट को 20, बॉटम को 20, लेफ्ट को 20। ठीक, तो इस तरह से हम पैडिंग और मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये एक लाइन में काम हो रहा है, तो क्यों हम इसको मल्टीपल लाइन में लिखें? ठीक है, यूआई पे कुछ और वापस आ रहा है क्या कल के जैसा? हाँ सर। अब नहीं, क्लियर हो। क्लियर, ठीक है। तो समझने की बात क्या है, यहाँ पे हम जो पॉइंट डिस्कस करें वो है बॉक्स मॉडल, राइट। बॉक्स मॉडल मतलब क्या है कि कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह कंसिडर किया जाता है। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज ट्रीटेड एज अ बॉक्स एंड दैट बॉक्स इज कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉपर्टीज, जिसको हम कहते हैं पैडिंग, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट एक बॉक्स है। पहले दिन ही कहा था ये एचटीएमएल एलिमेंट मतलब क्या है? कंटेनर है, राइट, which contains some इंफॉर्मेशन। तो हर एक बॉक्स के ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी? कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। इन चारों को मिलकर जो बनता है उसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स मॉडल इज कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, Padding. Margin. border, margin। ठीक है, ओके। तो ये सारे जो बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स अगर हमारे अच्छे हो गए तो एचटीएमएल सीएसएस में काम करना कोई ऐसा चैलेंजिंग काम नहीं है, राइट। बहुत ही सिंपल होता है। मतलब इतना सिंपल है कि 2 साल के बाद आप कोई मैच, लाइव मैच देखते हुए या मूवी थिएटर में जाके भी कोड लिख सकते हो एचटीएमएल सीएसएस का। इतना इजी है एचटीएमएल सीएसएस, बट बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, राइट। तो एक एक चीज बताऊं, कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन होल्ड बाय Box. एचटीएमएल एलिमेंट, राइट। ठीक है, के बाद पैडिंग, स्पेस बिटवीन Information. Content and border. कंटेंट एंड Border. Board. ना। ये लेजेंड देख लेना, इसका एक ड्रॉ बना के रखा, ड्राइंग बना के
आपके टेबल के सामने दीवार पे चिपका दो 4 दिन के लिए, फिर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम। स्पेस बिटवीन Content content and border. and border. बॉर्डर, ये किसको सेपरेट कर रहा है? दो चीजों को सेपरेट कर रहा है। अरे कहाँ गया? राइट, बॉर्डर किसके बीच में? मार्जिन एंड Padding. पैडिंग। Padding. बॉर्डर का काम भी वही होता है ना, सेपरेशन। दो कंट्री में सेपरेशन कैसे होता है, कैसे पता Boundary. चलता है ना? बाउंड्री होती है, बॉर्डर होती है, राइट। तो इट इज अ सेपरेटर बिटवीन पैडिंग एंड Margin. मार्जिन। कहाँ गया? इट इज और उसके बाद मार्जिन, राइट। मार्जिन मतलब एस्टिमेट एलिमेंट ने उसके बॉर्डर के बाहर जितना स्पेस क्या करके रखा है, ऑक्युपाई करके रखा है, Occupy रखकर. राइट, उसको हम कहते हैं मार्जिन, राइट। सो स्पेस occupied by estimate Border. Yeah, man. element outside Out. its Border. उसको हम कहते हैं मार्जिन। और Margin. हमेशा याद रखना, मार्जिन हाइट विड्थ में कैलकुलेट नहीं होता। किसी भी एस्टिमेट एलिमेंट की जो हाइट विड्थ हम कैलकुलेट करते हैं उसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, राइट। अब आप में से किसी को जॉब लगे अच्छा खासा 10-15 लाख का, राइट, और खुशी आदमी हो ना, जिंदगी में कोई दुख नहीं है, मतलब शादी नहीं हुई, तो आप क्या करोगे? कितना खर्चा करोगे साल में? 2 लाख 3 लाख। बाकी का क्या करोगे? आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, कहीं से कहीं पे तो क्या करके रखते हैं? इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, राइट। तो रियल एस्टेट अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप होम टाउन में गए, आपको पता चला कि कहीं पे प्लॉटिंग है, तो आपने प्लॉट परचेस कर लिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? प्लॉट के ऊपर क्या डालते हैं? Fencing. कंपाउंड वॉल होता है ना, मतलब बॉर्डर, राइट। आपने जैसे प्लॉट लिया उसके ऊपर क्या किया आपने? Compound करके रखा. कंपाउंड वॉल डाल दिया, मतलब उसको हम कहेंगे बॉर्डर, राइट, है ना। अभी तो प्लॉट लिया है, क्या करेंगे वहां पे? कंस्ट्रक्शन पता नहीं। फिर आपने सोचा कि चलो पेरेंट्स ने अपने लिए बहुत किया है, उनके लिए एक अच्छा सा घर बना के देते हैं, तो घर बनाओगे। बट ऐसा नहीं है कि बॉर्डर से तुरंत हम घर बनाएंगे, राइट। यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ेंगे, राइट, पीछे कुछ स्पेस छोड़ेंगे, मे बी मान लो पार्क बनाएंगे छोटा सा बच्चों के लिए, आगे हो सकता है कुछ जगह छोड़ दी है हमने, राइट। चारों तरफ से थोड़ा जगह छोड़ के अंदर क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन मतलब हमारा कंटेंट। ये आपका जो ना कंपाउंड है, कंपाउंड और कंस्ट्रक्शन के बीच में जो खाली स्पेस है उसको हम कहते हैं Padding. Padding. राइट। अब हम तो अच्छे खासे भले इंसान है, बट कुछ लोग क्या करते हैं? कंपाउंड वॉल के बाहर जाके भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, राइट, और वहां पे क्या करेंगे? पार्किंग करेंगे, राइट। मतलब ये जो एरिया है ना, ये प्लॉट ओनर ने जो एरिया क्या किया है? ऑक्युपाई करके रखा है। Occupy. बट ये ऑक्युपाई कहाँ पे किया है? आउटसाइड Border. Outside the compound. बॉर्डर, Outside border. आउटसाइड बॉर्डर उसने ऑक्युपाई किया और यूज कर रहा है, राइट। बट किसी दिन अगर कोई अच्छा ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर आ गया तो वो क्या करेगा? इसको हटा देगा, राइट। क्योंकि ये पार्ट, ये जो स्पेस है, ये स्पेस इस प्लॉट का एरिया है क्या? नहीं. नहीं. इस प्लॉट ना, आपको किसने पूछा कि आपके प्लॉट का साइज क्या है? आपने बता दिया 60x60, तो उस 60x60 में ये एरिया आएगा क्या? नहीं. बिकॉज दिस एरिया इज आउटसाइड Outside. Border. आउटसाइड बॉर्डर, The border. आउटसाइड बॉर्डर है। तो यही लॉजिक एस्टिमेट एलिमेंट पे भी अप्लाई होता है। आपने मार्जिन दे दिया, तो मार्जिन कहाँ पे क्रिएट होता है? बॉर्डर के बाहर, बाहर. है ना। स्पेस ऑक्युपाइड बाय एस्टिमेट एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर, ठीक है, आउटसाइड उसने एरिया ऑक्युपाई किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके हाइट एंड विड्थ में कैलकुलेट होगा, नहीं होगा। जैसे कि हमारे प्लॉट का एरिया बताने को कहा किसने, तो हम क्या करेंगे? 60x60 बता देंगे भाई ना, 3600 स्क्वायर फुट का मेरा प्लॉट है। तो उसमें जो हमने अतिक्रमण किया, मतलब हम नहीं करेंगे, बट किसने किया है, तो वो कैलकुलेट होगा क्या?
नहीं होगा, राइट। वैसे ही किसी HTML एलिमेंट के हाइट और विड्थ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, सो दैट हाइट एंड विड्थ ओनली इंक्लूड्स कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर। मार्जिन कभी भी इंक्लूड नहीं होगा किसमें, हाइट एंड विड्थ में, किसके, HTML एलिमेंट के। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो ये नोट्स निकालना बहुत जरूरी है, जो मैं जानबूझ के लिख के दे रहा हूँ ये सारे नोट्स, ताकि आप ये देख के आप भी नोट्स निकालो, राइट। सेशन खत्म होने के बाद नोट्स की स्क्रीनशॉट डाल देना। ये अभी आज तो थेरोटिकली पार्ट था, फिर भी इसके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। एक 7-8 दिन तो थेरोटिकल कंसेप्ट ही चलेंगे,